हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आज जो एथिक्स के लेक्चर सीरीज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ घंटों में ये अपलोड हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट ये आपके फ्रेंड सर्कल्स में पहुंच सके एंड उन्हें भी इन सर्विसेज का लाभ मिल सके। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं मित्रों कि जो टेलीग्राम चैनल है वो लॉन्च की गई है एंड अल्टीमेटली यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और वहां से आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड important data and facts प्राप्त कर सकते हो which you can utilize in the answer writing। and आपको ही पता है answer writing is an important component of any written exam and उसमें आपको habitual होना पड़ेगा। so you need to practice more and more answer writing so that more clarity comes into your mind while writing an answer। only reading is not suffice। the main aim of the reading should be to integrate the concept with multiple dimensions and should be reflected on your paper, on your answer sheet। this is the crux of the reading। either you read a magazines, either you read a newspaper, ultimately you should know to integrate the concepts with various dimension to fetch more marks in your answer writing। and उसके लिए certain skills होती है और कुछ बार मैंने ये स्किल्स डिस्कस भी करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंक्लूजन लिखना है तो यू कैन यूटिलाइज द एसडीजी गोल्स एंड अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो वेरियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो रिपोर्ट इशू किए जाते हैं एंड उसमें जो भारत की रैंकिंग होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक प्रकार से कंपाइल फॉर्म में वेरियस रैंकिंग्स मिल जाती हैं तो वहां से आप उन रैंकिंग्स को नोट डाउन कर लो और कहीं पर भी जब भी आप आंसर लिखो, फॉर एग्जांपल अभी आपका इनइक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सफैम रिपोर्ट एक अच्छा जानकारी इनइक्वलिटी के बारे में प्रोवाइड करती है। या फिर आपको पॉवर्टी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जो यूनाइटेड नेशन है वो पॉवर्टी के लिए रिपोर्ट जारी करती है, वहाँ पर आप रैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स होती है उसमें तो आपको अपने डायमेंशंस लिखने हैं जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार। सो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए हैं एंड इथिक्स लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद आई एम थिंकिंग कि सोसाइटी के लेक्चर सीरीज लॉन्च कर दिए जाए सो दैट आप लोगों का जो रिक्वेस्ट रहा है आप उससे बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो आपका क्या सजेशन है, यू कैन गिव इनटू द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। So friends, please do join the Telegram channel and share the channel more and more so that it should be reached to other peoples who are in need। So without delaying, आज हमें 6 articles discuss करने हैं one by one। We will discuss it। The first one is oil rises past 7-year high on supply fears। कहने का मतलब ये है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं और इसके कारण बोथ कंज्यूमर लेवल पर एंड साथ ही साथ सप्लाई रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंसर्न्स निकल कर आ रही है। हमें प्रीलिम्स के लिए जो इंडिया के रेस्पेक्ट में बातें हैं उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ऑयल का कौन से देश के साथ करता है और अप्रोक्स आपको ही पता है 80% ऑफ इंडियाज ऑयल नीड्स गेट्स फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट, है ना। तो बहुत ही कम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो एक दिक्कत तो ये है और इसके कारण होगा क्या कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, सप्लाई या डिमांड में फ्लक्चुएशन आती है तो उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो प्राइस राइज है उसको 2 फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक तो आपका सप्लाई साइड और दूसरा है आपका डिमांड साइड, है ना।
तो इसे हम बेसिक से डिस्कस करेंगे, बट लेट मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आप देख सकते हो, द फर्स्ट वन इज योर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो जो ऑयल प्राइसेस हुई हैं वो उसमें राइज देखने को मिला है मोर देन $1, विच इज मोर देन 7-year हाई। और कहीं ना कहीं इसके कारण चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज संभावनाएं हैं कि सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है। और सप्लाई डिसरप्शन होने का एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्टिलिटीज है बिटवीन द ईरान अलाइंड ग्रुप, जो यमन में हौतीज ग्रुप रहते हैं और उसको समर्थन प्राप्त है ईरान का, और उसके कारण जो डिस्टर्बेंसेस या हॉस्टिलिटीज होते रहती हैं एलोंग विथ सऊदी अरेबियन लेड कोलिशन। तो दोनों के बीच में आपको पता है हॉस्टिलिटीज चलते रहती है, और उसके कारण जो पीस है वहाँ की वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में जो वो रीजन है, आपको ही पता है, ये आपका सऊदी अरेबिया का रीजन है, इधर आपका यमन है, और यहाँ पर हॉस्टिलिटीज होने के कारण जो सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट देखने को मिल सकती है, और इसके कारण आपका इफेक्ट पूरा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर देखने को मिल सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो अधिकांशतर कमोडिटीज की तरह भी ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी होना या कम होना वो सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइस राइज के सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या है और दूसरी तरफ प्राइस राइज के डिमांड साइड फैक्टर क्या है, तो सबसे पहली बात तो हम सप्लाई साइड फैक्टर की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रोडक्शन ही कम करना, यानी कि लेस ड्रिलिंग। और अभी देखा जा रहा है कि जो शेल गैस प्रोड्यूसर है इन द यूएस वो लेस ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल का, तो इसके कारण कहीं ना कहीं सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी। और दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको जहाँ से ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहाँ पर जो हुरिकेन्स है, हुरिकेन्स इज सिमिलर टू द साइक्लोन्स, तो उन सब के कारण एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कार्टेलाइजेशन बाय ओपेक, यानी कि जो ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दो मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई साहब प्राइसेस क्या होने चाहिए ऑयल के। तो ये सब अपने बेनिफिट के लिए कार्टेलाइजेशन या ग्रुप बना लेते हैं और प्राइसेस फिक्स कर लेते हैं जो उनके फेवरेबल में होती है, नॉट टू द इंपोर्टिंग नेशंस, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा कि एपीएमसी मंडीज के बारे में आपने सुना होगा। कार्टेलाइजेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एपीएमसी मंडीज में क्या होते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं और अपने अनुसार प्राइस फिक्स कर लेते हैं, और उस प्राइस के ऊपर फार्मर्स के प्रोड्यूस को लेने का प्रयास भी नहीं करते। तो इसके कारण क्या होगा कि जो फार्मर्स है वो प्रभावित हो जाते हैं, और बेनिफिट में कौन रहता है, ये ट्रेडर्स। उसी प्रकार से ओपीईसी अपने अनुसार प्राइस फिक्स करते हैं और कार्टेलाइजेशन बनाते हैं, तो बेनिफिट इन्हीं के फेवर में होता है। साथ ही साथ लोअर देन एक्सपेक्टेड नेचुरल गैस सप्लाईज फ्रॉम रशिया, तो रशिया से जितनी नेचुरल गैस की सप्लाई होनी चाहिए थी उससे कम हो रही है, बिकॉज अब ओपीईसी रशिया के साथ भी वर्क कर रहा है कि वो भी एक प्रकार से शामिल हो प्राइस डिस्कवरी में एंड फिक्सिंग द ग्लोबल प्राइस एंड सप्लाई। बिकॉज ओपेक प्लस में क्या हो गया, हम नॉन ओपेक कंट्रीज को भी इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं सो दैट एक यूनिफॉर्म लेवल का प्राइस फिक्स किया जा सके फॉर द ऑयल। नेक्स्ट इज योर जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशन सप्लाई साइड को प्रभावित करता है, सप्लाई साइड में रुकावट बनने का प्रयास करता है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन तो रहती ही रहती है मिडिल ईस्ट में, आप बार बार देखते होंगे सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डिस्टर्ब रीजन रहता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती है। तो इन जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण जो सप्लाई है वो कभी कभी प्रभावित हो जाती है, एंड ये सारे के सारे देश आपको पता है मोस्टली ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। सो ये हमने सप्लाई साइड फैक्टर्स
को डिस्कस किया। अगर हम बात करें डिमांड साइड फैक्टर फॉर द ऑयल प्राइस राइज, तो एक तो ये है सप्लाई चेन इश्यूज, कोल को लेकर इन द चाइना, और इसके कारण ऑयल की डिमांड बढ़ गई है। अब ऑयल की डिमांड चाइना के तरफ से बढ़ने के कारण क्या होगा, आपको ही पता है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बिकॉज डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अन्य देशों पर देखने को मिलेगा, लाइक इंडिया एज वेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो विंटर का समय है, तो विंटर का समय में जो एक्सट्रैक्शन है ऑयल्स की वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्राइसेस के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज योर गैलोपनिंग डिमांड फॉर फ्यूल। गैलोपनिंग डिमांड फॉर फ्यूल कहने का मतलब ये है कि आपको ही पता है कोविड-19 और उसके कारण लॉकडाउन हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमी चूंकि ओपन हो रही थी, ट्रेवलिंग चूंकि ओपन हो रहा था, तो ऐसे में फ्यूल की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा एक बैग बढ़ने लगी। तो ऐसे में क्या होगा कि सडन डिमांड बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइस सडनली बढ़ती दिख जाएंगी। तो ये बात है गैलोपनिंग डिमांड फॉर फ्यूल, बिकॉज अब जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वो ओपन अप हो रहे हैं आफ्टर द कोविड-19 डिवास्टेटिंग पैंडेमिक। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस की, अगर प्राइस लेट से की राइज हो गई तो भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत पर इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा। क्यों, बिकॉज एक तो भारत मेजोरिटी ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ऐसे में इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएंगे। और आप समझ सकते हो जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 20% शेयर जो है क्रूड ऑयल के होते हैं। आप देख सकते हो नियरली 20% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, एंड इसके कारण जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पैसे बोरो करने पड़ेंगे टू फैसिलिटेट द इम्पोर्ट। एंड दूसरा है इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द ओवरऑल इकोनॉमी। अब कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि प्राइस राइज हो जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर भी पड़ेगा। तो इसके कारण जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो महंगे हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे जगह पर ये जो क्रूड ऑयल है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं एंसिलेटरी प्रोडक्ट, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। एलोंग विथ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो बढ़े ही बढ़े हैं। एंड नेक्स्ट इज योर, अब चूंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो पब्लिक के तरफ से डिमांड है वो बढ़ेगी कि भाई साहब आपने जो प्राइसेस है उसको कम करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी फोर्स्ड होंगी कि टैक्स कम किए जाए, सो दैट पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस कम किए जा सके। लेकिन इसके कारण होगा क्या, सरकार को लॉस ऑफ रेवेन्यू देखने को मिलेगी, और लॉस ऑफ रेवेन्यू कारण जो फिस्कल बैलेंस है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर, ये जो आपका राइज है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट को भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइनिंग करनी है, लुब्रिकेंट्स है, एविएशन है, इन सब में फ्यूल की दरकार होती है। तो एक प्रकार से अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन सब के जो एंसिलेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और इसके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन कंपनीज की वो गड़बड़ हो सकती है। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। फर्स्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है। प्रीलिम्स के लिए तो आपको बस ये पता रखनी चाहिए कि रिलीज कौन करता है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा दी गई हैं, और कोविड-19 के बाद एंड डिजिटल पेनिट्रेशन जो बढ़ी हैं खासकर भारत में, उसके कारण साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, और ये एक बर्निंग टॉपिक है, कभी भी क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, एंड इट इज़ इन द सिलेबस डायरेक्टली मेंशन्ड।
तो अगर हम देखें तो आप देख लो यहाँ पर कहाँ गया, ये देख सकते हो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, है ना। आप डाटा देखो आप चौंक जाओगे। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 जो WEF के द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो नियर टर्म फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं वो क्या हैं और साथ ही साथ इनके एक्शनेबल सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए टू एड्रेस दीज इश्यूज। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू इनहांस द साइबर रेजिलेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वाइडर इकोसिस्टम। साइबर रेजिलेंस मतलब समझते हो क्या? साइबर रेजिलेंस यानी कि स्ट्रेंथनिंग द साइबर सिक्योरिटी सो दैट अगर कोई भी साइबर थ्रेट या साइबर डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो कम से कम मिनिमल प्रभावित हो सके, है ना। जैसे आपने सुना भी होगा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी वेदर रिलेटेड इवेंट्स होती हैं उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको कर्व किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो अगर हम बात करें की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी की, तो क्या की फाइंडिंग है आप देख सकते हो। डिजिटलाइजेशन की जो पेस में एक्सेलरेशन देखने को मिला विच वाज फ्यूल्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सारे सर्विसेज घर से ही अवेल किए जाने लगे एंड इसके कारण आपका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है आप देख सकते हो। 151% सर्ज इन ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक। तो 2021 में आप देख सकते हो 151% का सर्ज देखने को मिला इन द ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक। एंड इतना ही नहीं, अगर पर ऑर्गेनाइजेशन देखे तो अप्रोक्स 270 साइबर अटैक्स हुए हैं ऑन एवरेज। तो आप समझ सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ऑन एवरेज 270 साइबर अटैक्स झेली हैं। ये आपका 2021 के बारे में बताया जा रहा है। एंड साथ ही साथ साइबर इंसिडेंट्स वो कॉस्टली भी होती जा रही हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग भी होती जा रही हैं। एंड कभी कभी ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है जहां पर क्रिटिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन नेटवर्क ये सब को पैरालाइज किया गया है। आप सोच के से देखो अगर साइबर अटैक बैंकिंग सिस्टम में या फिर फाइनेंशियल सिस्टम में अगर हो जाती हैं तो इसका कितना रिपरकशंस देखने को मिल सकता है इकोनॉमी में, है ना। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी निकल कर आते हैं। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं ही हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी कंसर्न सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। एंड धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड टूल्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं साइबर अटैकर्स के द्वारा। एंड इन सब टूल्स के कारण कहीं ना कहीं जो अटैकर्स है उनको अब लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पर ये सारे एक्शंस फैसिलिटेट हो जा रहे हैं। यानी कि पहले इन सब अटैक को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि कॉस्ट लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड सोफिस्टिकेटेड मेथड्स आने लगी हैं जिसके कारण जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है साइबर अटैकर्स के लिए। तो ये भी एक चिंता की ही बात है। अब बात की जा रही है कि जो सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट की गई है टू इंश्योर साइबर सिक्योरिटी बाय द WEF। तो पहली बात तो ये कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है इन ऑल द डोमेन्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी। प्रायोरिटाइज करो, हर जगह पर साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर साइबर इंसिडेंट होता है तो उसको पहले एंटिसिपेट करने की प्रयास होनी चाहिए, साथ ही साथ रिकवर किए जाएं एज वेल एज एडेप्ट हो सके क्विकली टू द साइबर इंसिडेंट कि अगर अटैक भी हुआ तो तुरंत उस मसले को सॉल्व कर लिया जाए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि देयर शुड बी शिफ्ट फ्रॉम साइबर डिफेंसिव पोस्चर। साइबर डिफेंसिव पोस्चर यानी कि भाई साहब हम डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो नहीं, अब हमें शिफ्ट करने की जरूरत है साइबर डिफेंसिव पोस्चर से। अब हमें स्ट्रॉन्गर साइबर रेजिलेंस पोजीशन की तरफ जाना है। स्ट्रॉन्गर साइबर रेजिलेंस पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब लेट्स से कि अटैक हो गया, तो अटैक होने के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी टंच होनी चाहिए कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट काफी कम पड़े। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गर साइबर रेजिलेंस पोजीशन।
तो मैंने आपको बताया दैट इज टू एंसिपेट अटैक्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लाइकली डिजिटल थ्रेट। हमें तैयार रहना पड़ेगा, है ना। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोर एंड मोर रेजिलेंट बनाना पड़ेगा, हमें बचकर नहीं कि भाई साहब हम डिफेंसिव पोस्चर अपनाएं। एंड नेक्स्ट इज योर ग्लोबल रिस्पॉन्स मोबिलाइज करने की जरूरत है टू एड्रेस द सिस्टमेटिक साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन गैप्स ना रहे बिटवीन द साइबर सिक्योरिटी एंड द बिजनेस लीडर्स, है ना। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस लीडर्स को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर किसी प्रकार की अटैक हुई है तो फिर आपका तुरंत इन्फॉर्म किया जाए और तुरंत एक्शन लिए जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत है टू एड्रेस द सिस्टमेटिक साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। आप देख सकते हो क्या रिलेशन है बिटवीन द साइबर रिस्क, साइबर रेजिलेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, एक डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी लेट से है ना। तो साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए वी हैव द साइबर रेजिलेंस एंड नेक्स्ट इज योर साइबर रिस्क। तो ये बातें हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। 5G टेक्नोलॉजी पोजेजेज ए सीरियस थ्रेट टू द एयरलाइन सेफ्टी। तो ये आप देख सकते हो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर कंसर्न्स निकल कर आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस पर क्वेश्चंस भी आ सकती हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT इसके अंतर्गत कवर होगा। तो अभी आपने सुना होगा कि यूएस में एक प्रकार से एविएशन क्राइसिस चल रहा है ना। एविएशन क्राइसिस किस सेंस में चल रहा है कि जो एविएशन सेक्टर वाले स्टेक होल्डर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो बैंडविड्थ एलोकेट किया गया है टेलीकॉम या फिर मोबाइल फ़ोन कंपनीज को फॉर द 5G, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती हैं द एयर वेव्स जिसका इस्तेमाल एरोप्लेन या फिर एयर सर्विसेज के लिए किया जाता है, बिकॉज काफ़ी क्लोज फ्रीक्वेंसी दोनों में देखने को मिल रही है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं ओवर द एविएशन क्राइसिस इन द यूएसए ओवर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द 5G सर्विसेज। और इस कंसर्न्स के कारण एयर इंडिया एज वेल एज अदर कैरियर्स इन्होंने भी फ्लाइट को कर्टेल किया है टू द यूएस। एंड कंसर्न क्या है तो वही मैंने आपको बताया कि यूएस ने ऑक्शन किया है मिड रेंज 5G बैंडविड्थ को टू द मोबाइल फोन कंपनीज। कौन से रेंज में एलोकेट की गई है तो आप देख सकते हो 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज के रेंज वाले बैंडविड्थ को 5G के सर्विसेज के लिए एलोकेट की गई है टू द मोबाइल फोन कंपनी इन यूएसए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका बैंडविड्थ दिया गया है ये बैंडविड्थ बेसिकली बहुत ही क्लोज है टू द एयरवेव्स जो एल्टीमीटर्स यूज करते हैं। एल्टीमीटर्स बेसिकली डिवाइस है जो एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए किए जाते हैं और बेसिकली ये आपका एयर क्राफ्ट्स में यूज किए जाते हैं। एविएशन सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चिंता ये है कि बिकॉज ऑफ दीज क्लोजनेस ऑफ द बैंडविड्थ पोटेंशियल इंटरफेरेंसेस हो सकती है 5G सिग्नल का विद द सेंसिटिव एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक जैसे रेडियो अल्टीमीटर। और आपको ही पता है ये सब जो आपके रेडियो अल्टीमीटर्स हैं इन सब का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द पाथवेज ऑफ द एयरक्राफ्ट इनटू द हायर ऑल्टीट्यूड। तो इंटरफेरेंस के कारण सिग्नल में इंटरफेरेंस हो सकता है, उसके कारण पोटेंशियल हजार्ड्स भी हो सकते हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेरेंस अगर लेट से कि हुआ तो उसके कारण इंजन एंड ब्रेकिंग सिस्टम वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगर बैड वेदर या फिर क्लाउड कवर है या फिर इवन स्मॉग है एटमॉस्फेयर में तो इस इंटरफेरेंस के कारण
जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होंगी, तो ऐसे में जो पायलट है उनको सिर्फ विजुअल अप्रोचेज के माध्यम से अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है। अब बात की जा रही है पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल कंसर्न। तो पोटेंशियल सॉल्यूशन की बात करें तो पहली बात तो ये कि भाई साहब लोअर फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड सेट कर दो 5G सर्विसेज के लिए। जैसे एग्जांपल दिया जाता है यूरोपियन यूनियन ने 5G रेंज क्या रखा है 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज का। दूसरा सजेशन ये है कि बफर बैंड इंक्लूड किया जाए सो दैट ये जो न्यू 5G सिग्नल्स है उसको सेपरेट रखा जा सके फ्रॉम दोज दैट आर यूज्ड बाय द रेडार अल्टीमीटर्स। एंड 5G के बेसिक की बात करें तो ये जो आपका 5G है ये बेसिकली न्यूएस्ट जनरेशन है एक प्रकार से सेलुलर नेटवर्क का, और ये हाइयर फ्रीक्वेंसी, याद रखना है प्लेन्स के लिए, हाइयर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है और एक प्रकार से न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका वर्चुअली कनेक्ट किया जाए सभी डिवाइसेस को, इंक्लूडिंग द मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस। एंड सर्टेन एडवांटेजेज ये ऑफर करते हैं, जैसे आपका हाइयर स्पीड हो गया, लो लेटेंसी। याद रखना है जैसे जैसे हम 5G 6G 7G 8G जाएंगे लेटेंसी जो है वो कम होती जाएंगी, ये याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर हाइपर कनेक्टिविटी, ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, हाइयर स्पीड, लो लेटेंसी, हाइपर कनेक्टिविटी। एंड मेजर 5G कंसर्न्स देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। कैसे? ई वेस्ट जनरेशन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। हेल्थ कंसर्न्स क्या है? बेसिकली 5G नेटवर्क को इम्प्लीमेंट तो किए जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टडी नहीं की गई है कि इसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं फ्रॉम द सिग्नल्स या रेडिएशन जो निकलते हैं 5G इक्विपमेंट से एमंग द ह्यूमंस एंड द अदर्स। ये बात तो हो गई। सिक्योरिटी कंसर्न भी है, तो देख सकते हो अगर जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा साइबर थ्रेट की घटनाएं बढ़ सकती है। इकोनॉमिक कंसर्न भी है, कैसे कि भाई साहब लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, एंड साथ ही साथ अनसर्टेनिटीज भी बढ़ती देखने को मिलती है फ्रॉम द इकोनॉमिक ट्रांजिशन रिस्क। तो ये है ना, कहने का मतलब ये है कि लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है फॉर इंस्टॉलिंग दीज 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमने डिस्कस किया। Let's move to the next article. Ministry of Textile releases operational guidelines for PM Mega Integrated Textile Region and Apparel, जिसको हम कहते हैं PM मित्र पार्क स्कीम, ठीक है। तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इससे डिस्कस करेंगे इस गाइडलाइंस में क्या बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस की तरफ जाते हैं। तो देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो गाइडलाइंस के अनुसार आप देख सकते हो जो पार्क्स को, यानी कि ये जो टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है अंडर द PM मित्र स्कीम, तो कौन से पैरामीटर्स पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो 5 पैरामीटर्स याद रखना, 5 पैरामीटर्स पर सेट किए जाएंगे। एक तो होगा कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी को 25% वेटेज किया जाएगा। दूसरा है आपका एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम फॉर टेक्सटाइल्स, यानी कि अगर वहां पर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है टेक्सटाइल्स के लिए तो उसको भी 25% वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ यूटिलिटी सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है उस साइट पर, उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टेट इंडस्ट्रियल या टेक्सटाइल पॉलिसी है तो उसको भी वेटेज दी जाएंगे, एलोंग विथ एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट का भी वेटेज इंक्लूड होगा। तो इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर जो टेक्सटाइल पार्क्स है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है आपको कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब इन सब के लिए लैंड की तो जरूरत है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर करेंगे टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इसमें आपका 51% इक्विटी या फिर शेयर स्टेट का होगा और 49% जो शेयर है वो सेंटर का होगा। याद रखना है आपको, ये जो आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा इसमें 51% इक्विटी स्टेट की होगी और 49% आपका सेंटर का होगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट प्रोविजन भी है, 300 करोड़ रुपए का दिया जाएगा पर पार्क, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर आए, उनको इंसेंटिव्स मिले टू एस्टेब्लिश इट हियर। PM मित्र स्कीम के बेसिक की बात करें तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तैयार करें फॉर द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि एक प्रकार से इस पार्क में वो सारी सुविधा होंगी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरतमंद है, और ऐसे में
जब ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी तो जो प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो सकेगा। और साथ ही साथ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि SDG 9 के जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके इंडिया के द्वारा। SDG गोल 9 क्या कहता है? रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस यही है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो सकेगा, बिकॉज इंटायर वैल्यू चैन आपको एक लोकेशन पर है। रोडवेज एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीडेड है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो सारा का सारा जो वैल्यू चैन है वो एक जगह पर होगा, तो आराम से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा एंड इंसेंटिव्स मिल रही होंगी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो ऐसे में ये सस्ते में प्रोडक्ट और मोर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। एंड अन्य गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो ली गई हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो पहली बात तो 100% FDI को अलाउ कर दिया गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ये याद रखना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर की सेटअप करना चाहता है तो वो 100% FDI के साथ सेटअप कर सकता है। एंड एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम भी है, साथ ही साथ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल्स, ये भी है। तो ये हो गई। अगर इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 4.5 करोड़ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, इंक्लूडिंग द 35.22 लाख हैंडलूम वर्कर्स। एंड जो इंडस्ट्री है यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग 7% टू द इंडस्ट्री आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है, अगर हम बात करें 2018-19 में। साथ ही साथ आप देख सकते हो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इंडस्ट्री ने 2% कंट्रीब्यूट किया है टू द GDP। एंड इतना ही नहीं, ये भी आप देख सकते हो 12% टू द एक्सपोर्ट अर्निंग में कंट्रीब्यूट किया है। और इतना ही नहीं, 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड टेक्सटाइल्स में भारत का शेयर है, अगर हम 2018-19 के डाटा की बात करें। तो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाइब्रिड और पार्ट टाइम टेररिस्ट, एक नया चैलेंज देखने को मिल रही है फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये क्या है भाई साहब, हाइब्रिड और पार्ट टाइम टेररिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस में आप देख सकते हो, कहाँ गया, हाँ, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हो, सबसे पहली बात तो आपको हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में जानना चाहिए। हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में बात करें तो ये जो है ऐसे टेररिस्ट होते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे लगेंगे कि भाई साहब ये नॉर्मल बंदा है, अपना रेगुलर काम करते रहता है, लेकिन जब इनके जो एक प्रकार से हैंडलर हैं उनको अगर उनके द्वारा अगर कुछ काम दिया जाता है तो ये जो है तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई व्यक्ति हो सकता है जो आसपास का हो सकता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स के साथ रहता हो, है ना, और बेसिकली इसको रेडिकलाइज किया गया हो, एक प्रकार से स्टैंड बाय मोड में रखा गया हो हैंडलर्स के द्वारा कि भाई साहब जब जरूरत पड़ेगी तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा, अभी आप स्टैंड बाय मोड में हो, आप अपने जो नॉर्मल काम करते हो करते रहो, एंड जब जरूरत पड़ेगी तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट। और ये तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि पहली बात तो इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा, है ना, नॉर्मल सिटीजन के बीच रहते हैं और इनकी गतिविधियों को भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न जो है हमारे नेशन सिक्योरिटी के लिए एक प्रकार से हो सकती है। तो आप देख सकते हो हाइब्रिड मिलिटेंट कैन बी ए बॉय नेक्स्ट डोर, जिसको रेडिकलाइज किया गया है एक एंड स्टैंड बाय मोड में रखा गया है बाय द हैंडलर्स फॉर कैरिंग आउट द टेरर इंसिडेंट। और देख सकते हो ये अपने टास्क को कैरी आउट कर सकते हैं जो भी इन्हें दिए गए होंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए ये वेट करते हैं फ्रॉम देयर मास्टर्स कि भाई साहब अगली बार आप जो असाइनमेंट दोगे तब तक हम इंतजार करते हैं। और इस पीरियड में ये जो है अपना नॉर्मल वर्क करते रहते हैं ना। एंड ये जो मिलिटेंट्स है ये वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक पिस्टल्स एंड ग्रेनेड, सो दैट टेरर एंड फियर का माहौल क्रिएट किया जा सके। तो ये तो और सबसे बड़ा चैलेंज है अगर देखा जाए तो। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हो कश्मीर वैली में कहीं ना कहीं राइज इन अटैक्स में देखने को मिला है, जो कैरी आउट कर रहे हैं कौन, पार्ट टाइम और हाइब्रिड टेररिस्ट के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अब कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पार्ट टाइम या हाइब्रिड टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने में भी होना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंसिडेंट्स
बढ़ते जा रहे हैं। एंड देख सकते हो चैलेंजेज विच इज पोज्ड बाय द हाइब्रिड टेररिज्म। तो क्या चैलेंजेज पोज किए जाते हैं? तो एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हालांकि वो फुल टाइम टेररिस्ट को तो ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है, एज वेल एज ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनके बारे में भी जानकारी होती है। ओवरग्राउंड वर्कर मतलब आप समझते होंगे एक प्रकार से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करना, टेररिस्ट को अगर कैश की जरूरत है तो वो कैश प्रदान करना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना टू द मिलिटेंट और द टेररिस्ट, है ना। तो ये हो गए आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये टेररिस्ट के लिए काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन सबको तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिकॉज इनके जुड़े इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ जाती है। लेकिन पार्ट टाइम या फिर हाइब्रिड टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएंगी बिकॉज ये जो है नॉर्मली अपने वर्क में इंगेज रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तभी ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इट इज़ डिफिकल्ट टू अरेस्ट देम या स्टॉप देम या फिर न्यूट्रलाइजिंग देम इन इनकाउंटर्स बिकॉज पता ही नहीं चल पाता। एंड सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब टेक्निकल गैजेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, साइबर पेट्रोलिंग का इस्तेमाल कर रही हैं टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक देम। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपको कीवर्ड याद रखने हैं, पार्ट टाइम और हाइब्रिड टेररिस्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंडिया टू यूज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू काउंटर देवाज आर्बिट्रेशन केसेस अब्रोड। तो देवाज आर्बिट्रेशन केसेस, ये क्या मसला है? इसको देखने के लिए सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को ध्यान से देखेंगे। तो आप देख सकते हो इट इज कवर्ड अंडर डिस्प्यूट रेडियल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको कवर किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट रूलिंग में अपहेल्ड किया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को, जिसके तहत देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को विंड अप किया जाएगा, यानी कि इसको समाप्त किया जाएगा। तो ये इश्यू क्या है आपका, देवाज आर्बिट्रेशन केस वाली इश्यू क्या है? तो 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत जो अंतरिक्ष है, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, इन्होंने एग्री किया था कि 2 सैटेलाइट्स को बनाए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, ऑपरेट किए जाएंगे एंड अप्रोक्स जो 90% सैटेलाइट ट्रांसपोंडर कैपेसिटी है बनाने की, वो किसको दी जाएगी? देवाज को दी जाएगी, है ना। लेकिन 2011 में गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया इस डील को सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे। तो इस इंसिडेंट के बाद देवाज ने चैलेंज किया टू द कोर्ट्स एंड नॉट ओनली द कोर्ट बट मल्टीपल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम के पास ये देवाज मल्टीमीडिया गए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी गया, इंडिया जर्मनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड इंडिया मॉरिशस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इन सब के जरिए इन डिसीजंस को चैलेंज करने की बात की गई थी। लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं तीनों डिस्प्यूट में हार हुई थी एंड लगभग टोटल 1.2 बिलियन US डॉलर पे करना पड़ा था डैमेजेस को लेकर। तो ये इश्यू निकल कर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन मतलब सेटलिंग ऑफ द डिस्प्यूट्स, ठीक है। और इंटरनेशनल इसमें जोड़ दे तो क्या होगा? सेटलिंग ऑफ द डिस्प्यूट एट द इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल लेवल आर्बिट्रेशन सेंटर्स। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करें तो इट इज ए वे जिसके तहत इंटरनेशनल कॉमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट को सेटल किए जाते हैं सो दैट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किए जा सके, और इसके लिए आर्बिट्रेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आर्बिट्रेशन को चूज करते वक्त जो पार्टीज हैं वो प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड की ट्रेडिशनल कोर्ट के पास जाना है और डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो कोर्ट है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट है, उसमें जो केसेस का सुनवाई है उसमें डिले हो सकती है ना, बिकॉज ऑफ द हायर पेंडेंसी ऑफ द केसेस। एंड नेक्स्ट इज योर
इनके जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देख सकते हो, आर्बिट्रेशन कंसेंशुअल होता है, सर्वसहमति से होता है, साथ ही साथ पार्टी जो है वो चूज करती है आर्बिट्रेटर्स को, साथ ही साथ आर्बिट्रेशन न्यूट्रल होता है, आर्बिट्रेशन कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर के माध्यम से फॉलो अप किए जाते हैं, और जो डिसीजन है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है वो फाइनल होता है और उसको आसानी से इन्फोर्स किया जा सकता है। और जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स है उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है अगर कोई देश कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स 1958 का सिग्नेटरी है, एज वेल एज अगर BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किए हुए तो ठीक है। और आपको याद रखना प्रीलिम्स के लिए ये जो आपका कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड 1958 है, इसी को न्यूयॉर्क कन्वेंशन कहते हैं। एंड अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन इन इंडिया तो देख सकते हो इट इज़ रेगुलेटेड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, और ये जो आपका बनाया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इट इज बेस्ड ऑन द 1985 यूनिशुट्रल यानी कि द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, इसी पर आधारित है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो आर्बिट्रेशन को प्रमोट करती है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, हमने ये ऑल द 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, होप यू अंडरस्टूड इन डिटेल, एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।